हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। तो हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आज की डेट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक या दो क्वेश्चन और करेंगे, एंड देन उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कंसेप्ट पे कि ये पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम पोटेंशियल के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमारा एच.सी. वर्मा का आप ऐसा समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड शायद उसके बाद मैं आप लोगों को एच.सी. वर्मा के सोल्यूशंस मैं करवा दूँ। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी कोर्स बचा हुआ है, एंड मुझे भी थोड़ा जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने किसी को कमिट किया कि कोशिश करूंगा सितंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट करा दूं। तो कल के कंटिन्यूएशन पे लेट्स सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है प्लस क्यू, बट इस चार्ज के पास 2m मास है और इस चार्ज के पास m मास है, और ये r डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं। ठीक है, जब आप इनको रिलीज करोगे, जब आप इनको छोड़ दोगे तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो बताना है इन दोनों की वेलोसिटीज कितनी होंगी, दोनों की वेलोसिटी। और इनफैक्ट वेलोसिटी से ज्यादा मतलब वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हो, बट ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू में आपकी वेलोसिटीज कितनी निकलेंगी। तो आप कैसे निकालोगे, क्या तरीका क्या है, क्या होगा। ठीक है, देखो अगर मैं इस मास को सिर्फ एम कर दिया होता तो आपको पता चल जाता कि इधर भी वेलोसिटी v होती और इधर भी वेलोसिटी v होता, तो हम लोग उस केस में इसका जो टोटल सिस्टम एनर्जी है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r, जो कि सिस्टम एनर्जी होती, वो इक्वल होता हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर के। बट इस केस में तो ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा v1 वेलोसिटी से, मतलब एट इंफिनिटी पे। ठीक है, ये अभी नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है और ये डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो गया है, और यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी है v2 और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v1। ये उस सिचुएशन में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले आप बताओ इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था। इसके पास वेलोसिटी 0, इसके पास वेलोसिटी 0, इसका मतलब है टोटल वेलोसिटी इज 0। तो टोटल मतलब दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम 0 और इसका भी मोमेंटम 0, तो दोनों का मोमेंटम 0 हो गया। तो फाइनली भी दोनों का मोमेंटम 0 होना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 2m v1 is equals to m v2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मोमेंटम इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मोमेंटम। कुछ लोग अगर कंफ्यूजन है तो 2m v1 अगर लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो राइट हैंड साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट इज m v2 is equals to 0। ऐसे करके भी आप इसी इक्वेशन तक पहुंचोगे। तो उससे क्या पता चल गया, m gets cancelled out, v2 is equals to 2v1। ठीक है, v2 इक्वल्स टू 2v1, ये आ गया। अब अगर ये सिचुएशन है v2 इक्वल्स टू 2v1 है, आपको क्या करना है फिर फाइनली 1/4 पाई, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r। ये है टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली तो इतना ही एनर्जी था ना, काइनेटिक तो था ही नहीं। बाद में जब वो इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो इनफाइनाइट पे जाने का उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना बचेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी 0। तो बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। और देखो v2 इक्वल्स टू 2v1 है, बस आपको रिप्लेस करना है। तो हाफ इंटू 2m, तो चलो mm कट गया, तो m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m 2v2 का होल स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 4v2 का स्क्वायर, ये कट गया 2, सो दैट बिकम्स 3m v1 स्क्वायर। सो अब उसके बाद आपको तो बस इक्वेशन में लगाना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r। ठीक है, आप बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको v1 निकल आएगा
फिर v1 की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, आपको v2 समझ में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर ये कह देता कि ठीक है आप इनफाइनाइट पे मत बताओ, जब इनका डिस्टेंस 3r होगा, मतलब when this distance is 3r, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी बताओ। देखो भैया, अगर मैं मान लेता कि उस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी v1 और उसकी वेलोसिटी v2 है, तब भी ये इक्वेशन तो तब भी वैलिड होता है, बिकॉज मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो वो पॉइंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन, तो ये तो उस इक्वेशन में वैलिड होता। अगर उस इक्वेशन में भी वैलिड होता तो हमें बस एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे करना पड़ता कि 1/4πε0 q²/r, दिस इज माय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो 3r डिस्टेंस पे होगा तो 1/4πε0 q²/3r प्लस फिर हाफ इंटू 2m v1² प्लस हाफ इंटू m टाइम्स v2²। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 1/3 2/3 आएगा, 2/3, और उसके बाद वो इक्वेशन से आप v1 और v2 को रिप्लेस करके आप v1 निकालो, फिर v2 निकालो, ये सब आप हरकतें कर सकते हो। तो आपको किसी भी पोजीशन पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, चाहे वो r 3r 5r 7r 10r, किसी भी सेपरेशन के बाद आप इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप इसका बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो ये है एक बेसिक लेवल क्वेश्चन जो आपसे काफी ज्यादा पूछा जा सकता है, और आने के चांसेस इसकी काफी हाई है, ऐसे क्वेश्चंस की जहां पे दो पार्टिकल के बीच में एक गैप दिया हुआ है, तो उसके पास जो भी पोटेंशियल है, जब वो सेपरेट हो जाएगा तो बताना है कि उसकी वेलोसिटीज कितनी है। ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि आपके पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, और ये तीसरा चार्ज है Q, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में रखे हुए हैं, ठीक है। इसका मास है m, इसका मास है m, और इसका मास है 2m। नाउ अब ये कहा जा रहा है कि जब ये पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होगा, टूट के बिखर जाएगा, और जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस जब सेपरेशन होगा, कंडीशन ये है, इसमें कंडीशन बता दी जाती है कि जो दो m मास है उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 74 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 74.2 डिग्रीज, अगर आप थोड़ा और प्रिसाइज कर लो तो उनके बीच का एंगल होगा 74 डिग्रीज, 74.2। तो बताओ कि तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज कितनी कितनी है, ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि ये अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गए, ये और ये तीनों अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस एंड दिस इज गिवन 74 डिग्रीज, मतलब अगर आप इनको आगे ऐसे ड्रॉ करोगे तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है 74 डिग्रीज, ये गिवन है। तो बताओ वेलोसिटीज कितनी होंगी। तो देखो क्लियरली ये पता चला, इसका मास है m, इसका मास है m, ठीक है, दोनों का मास m है, तो दोनों एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी, ठीक है। और ये 74 डिग्रीज पे ब्रेकअप है, सो दिस विल बी 37 डिग्री, और ये एंगल भी होगा 37 डिग्री। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि 37 डिग्री पे आपका फर्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट की कंडीशन लग जाती है, मतलब अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो 37 डिग्री वाली, सो इफ दिस एंगल इज 37, सो दिस बिकम्स 3 4 5, तो sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5। तो अब आप देखो, अगर ये वेलोसिटी v है तो ये जो मोमेंटम होगा mv, दिस एंगल इज 53 डिग्रीज, mv cos 53 डिग्रीज, और अगर आप इसको चाहो तो sin 37 डिग्रीज भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ये 53 डिग्रीज है, सो दिस इज 53, और ये वेलोसिटी, ये मोमेंटम कितना होगा, mv cos 37 डिग्रीज। सिमिलरली दिस विल बी mv cos 53 डिग्रीज, और ये वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब ये वेलोसिटी हो जाएगी mv cos
37 डिग्रीज। ये कंडीशन गिवन होगी कि दो पार्टिकल के बीच का एंगल इतना है। तो अब देखो ये दोनों मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू इसका मोमेंटम, सो विच इज, अगर इसका वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं तो 2m v डैश। दिस टोटल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू दैट मोमेंटम, तो आप क्या लिखोगे 2m v डैश इज इक्वल्स टू 2m v cos 37 डिग्री। आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो 2m गेट्स कैंसिल और v डैश इक्वल्स टू v cos 37 इज 4/5, तो आपको v डैश निकल गया। v डैश जैसे ही निकल गया आपका, फिर आप कंडीशन लगा दो, इनके बीच की टोटल एनर्जी, इनके बीच की टोटल एनर्जी और इनके बीच की टोटल एनर्जी, टोटल सिस्टम एनर्जी इतनी हो गई। सो 3 टाइम्स ऑफ 1/4 pi epsilon naught q square by r, दैट शुड बी इक्वल्स टू, इनफाइनाइट पे जाके जीरो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज सबके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, दिस डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, दिस डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, दिस डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो तीनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v स्क्वायर टाइम्स 2, बिकॉज दो पार्टिकल है, प्लस हाफ इंटू 2m v डैश स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आपको v डैश के जगह पे v रखोगे तो पहले v मिल जाएगा, और फिर उस इक्वेशन में v का वैल्यू पुट कर दो तो आपको v डैश मिल जाएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप 3D वाले क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इसमें कंडीशन ये दी होती है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इन दोनों वेलोसिटीज का एंगल रिलेशन दिया होना जरूरी है, अदरवाइज आपको ये नहीं पता होगा कि इनफाइनाइट पे जाके ये दो वेलोसिटीज किस किस एंगल पे मूव कर रहे हैं। हो सकता है वो 37 डिग्री पे हो, 53 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हो, तो किसी भी एंगल पे हो सकता है, ये गिवन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये 3 डायमेंशन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका काफी हद तक हम लोगों ने, अगर 11th में मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन्स किया था, 2 डायमेंशनल कोलिजन्स, तो 2 डायमेंशनल कोलिजन्स में भी ऐसे ही कुछ होता था कि एक पार्टिकल आता है, दो पार्टिकल रखे होते हैं, आके हिट करता है, दो पार्टिकल अलग अलग एंगल पे जाता है और उन दोनों के पीछे एंगल गिवन होता है, तो फिर आपको तीनों की वेलोसिटीज निकालनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल क्वेश्चन। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के तरफ। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ही एक पार्ट है। जिस तरह से आपको बता दिया जाता है कि दो चार्ज है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो बताओ स्मॉल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो आप बताते हो कि कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज कैपिटल के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप फोर्स बताते हो, ठीक है, बट ये फोर्स हमेशा इस क्यू चार्ज पे डिपेंडेंट है कि स्मॉल क्यू चार्ज पे इतना फोर्स लगा। तो उसको रिमूव करने के लिए कि चलो हम इस स्मॉल क्यू से थोड़ा हट जाते हैं, हम एक यूनिट लगा देते हैं कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि चलो ठीक है, एक कैपिटल क्यू चार्ज पे किसी आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, इसका मतलब है कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग सकता है। तो उस बेसिस पे आप क्यू चार्ज, क्यू डैश चार्ज, कोई भी चार्ज ले आओ, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आती है और फोर्स निकल आता है, सॉरी। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कुछ ऐसा ही है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर स्मॉल क्यू चार्ज के पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अच्छा, मैं के इसलिए कह रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मानते हैं, ठीक है। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। अब ये तो स्मॉल क्यू के ऊपर फिर से डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है, कि स्मॉल क्यू की वजह से इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो 2 स्मॉल क्यू की वजह से 2 टाइम्स, 3 स्मॉल क्यू की वजह से 3 टाइम्स। तो यूनिट कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यूनिट चार्ज की वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड करता है इसके ऊपर, और वहां पे यूनिट पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब उसमें Q लाओ, Q डैश लाओ, जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट Q चार्ज आ जाएगा, बट हम हमेशा यूनिट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं पेन का प्राइस क्या है, ठीक है, तो किसी ने पूछा कितने पेन्स का, 5 पेन्स का प्राइस क्या है, 10 पेन्स का, कोई इस तरह से नहीं बात करता। आप हमेशा एक बात करते हो एक पेन का प्राइस कितना है, एक पेन का प्राइस पता, 5 का निकाल लोगे, 10 का निकाल लोगे। सिमिलरली एक यूनिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पता है,
विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके बेसिस पे मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर एक पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज का आपको एनर्जी पता है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज का निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, फिर से लिख देता हूं, इसको लिखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is defined as potential defined as work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a certain point। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहां पे कितनी है, इसका मतलब है एक 1 कूलम चार्ज अगर मैं यहां पे रखूं तो इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, अब सवाल ये उठता है कि इस 1 कूलम चार्ज की वजह से हमें जो एनर्जी है वो तो हमें पता है कि द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस थिंग इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R। ये तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो यूनिट की वजह से इसी को हम लोग कह देंगे, अगर ये यूनिट चार्ज की वजह से तो इसी को कह देंगे V, ठीक है। बट ये मैथमेटिकल है। थियोरेटिकली 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज माना जाता है, तो हम 1 कूलम चार्ज यहां पे नहीं लाते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरी स्मॉल dq चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां तक ले आते हैं, तो यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा उस dq चार्ज को, तो उस dq चार्ज को जो टोटल वर्क करना पड़ेगा विच विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, विच विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q into dq by r। So this will be total work done और this will be the total energy। और ये एनर्जी कैलकुलेट करना आपने पहले ही सीख लिया है, ठीक है। तो dq चार्ज की वजह से आपको इतना वर्क डन करना पड़ता है, दिस वर्क डन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं दोबारा इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। अब पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, देखो, लिमिट dq टेंस टू 0, इसलिए dq ही लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। लिमिट dq टेंस टू 0, बहुत छोटा चार्ज होगा, ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय dq। और कहीं कहीं पे dq नहीं लेंगे, मैंने dq लिया हुआ है, बट आप इसको dq लेके मत करना, आप ऐसे ही कर देना। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय dq। dq का मतलब ही है कि वो टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। अदरवाइज अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो दैट मीन्स लिमिट q, कोई भी चार्ज टेंस टू 0, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय q। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। कि आप कोई भी q चार्ज को ले आते हो इन्फिनिटी से, दैट q चार्ज इज सो स्मॉल कि वो इसको डिफ्लेक्ट ना कर दे, सो दैट इस सिस्टम को बिगाड़ ना दे। ये चार्ज जहां पे है वहीं पे रहे, आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना करे। तो वो जो इतना स्मॉलर चार्ज होगा, तो स्मॉलर चार्ज की वजह से जो भी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को डिवाइड कर दो Q से, तो आपको पता चलेगा पर यूनिट चार्ज एनर्जी कितनी है। वही पर यूनिट चार्ज एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब प्लीज ऐसा समझ लो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये पूरे क्लास 12th का ना मतलब मेन एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, EMF, पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, वोल्टेज, ये सब जो पढ़ते हैं वो आता यहीं से है, उसका मेन फंडा ही इस पॉइंट से आता है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को खास करके समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये इसका मेन डेफिनेशन है। आप प्लीज़ मेन डेफिनेशन को ज़रूर याद रखना, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में ये डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक सिस्टम दे दिया गया है, चार्ज सिस्टम, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q
क्यू चार्ज रखा हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, अगर सारे डिस्टेंस ए मान लेते हैं तो इसकी वजह से यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसका पोटेंशियल यहां इस पॉइंट पे कितना होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए, और ये डिस्टेंस है √2a, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई √2a। तीनों को ऐड करोगे तो आपको पोटेंशियल निकल आएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब वो स्केलर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्टली आप न्यूमेरिकली उसको ऐड कर सकते हैं, आपको वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि लेट्स सपोज करो एक स्क्वायर शेप में चार पार्टिकल्स इस जगह पे रखे हुए हैं, Q -Q एंड Q लेट्स से, और ये सारे साइड लेंथ A है। ठीक है, अगेन 3D शेप है, और किसी H हाइट पे बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो जस्ट 3 डायमेंशनल है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है और ये डिस्टेंस कितना, सो दिस इज a/√2, ये होता है a/√2। आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसी भी स्क्वायर में अगर ये डिस्टेंस a है, सो दिस डिस्टेंस इज a√2, तो उसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा a/√2। तो अगर ये a/√2 है और ये हाइट है h, सो दिस डिस्टेंस इज √h² प्लस a²/2 हो जाता है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम और ये डिस्टेंस भी सेम। तो अगर आप चारों को ऐड करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, Q बाई √h² प्लस a²/2, ये और ये तीनों का सेम है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो प्लस -Q बाई √h² प्लस a²/2। तो एक खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई √h² प्लस a²/2। तो ये बचेगा इसका आंसर। तो अगर आपको कभी भी पोटेंशियल निकालना होता है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेम डिस्टेंस पे है तो उनका पोटेंशियल हमेशा कैंसिल कर दो, 2 चार्ज के लिए निकाल दो, बस काफी है। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। अब पॉइंट चार्ज की वजह से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दे देगा, लाइक ऐसे हेक्सागोनल सिस्टम होगा और इस हेक्सागोनल सिस्टम में यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे 2Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है। बताओ इस सिस्टम का सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इस सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये +Q उसके साथ, क्योंकि ये सब डिस्टेंस सेम है, खत्म कर दो, इसका और इसका खत्म कर दो, बचेगा सिर्फ इसका और इसका पोटेंशियल। अगर ये साइड लेंथ a है, सारे साइड लेंथ, तो ये डिस्टेंस भी a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा, तो आपको बस लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q प्लस Q दैट इज 3Q बाई a। बस इतना आंसर है। इतना जल्दी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तो पोटेंशियल के केस में इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल डेरिवेशंस पे, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो होता है पोटेंशियल फॉर ए लाइन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल फॉर ए लाइन चार्ज, किसी एक लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ये हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वो डेरिवेशन सीख लिया या उसका फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, तो आपके लिए उसके ऊपर काफी सारे आने वाले क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। बट ये चीज मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन चार्ज है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट है, तो वो आपसे पूछेगा बताओ किसी r डिस्टेंस पे यहां का पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे ये नहीं पता जीरो पोटेंशियल कहां पे होगा। समझो, इसका जीरो पोटेंशियल हम कभी नहीं निकाल पाएंगे कि जीरो पोटेंशियल इनफाइनाइट पे भी जाके इसका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये एक लाइन चार्ज है ना, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी। ठीक है, ये दो लाइंस के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा।
तो कुछ लोगों का मानना है कि इनफाइनाइट पे जाके तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट पे जाके तो पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, बट वो गलत है। क्या होता है कि इसके नीचे भी तो एक चार्ज है, उसकी वजह से भी एक लाइन, उसकी वजह से भी एक लाइन, उसकी वजह से भी लाइन, तो इनके बीच का जो गैप है वो इनफाइनाइट पे जाके इनफाइनाइट नहीं होता है, और इस वजह से वहां जाके इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो कंसिडर करना कंप्लीटली गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी लाइन चार्ज के केस में आपसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी नहीं पूछ सकता। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं, और वो समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि सबसे पहले इसका पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकालना है। तो लैम्डा है, हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं फॉर एनी चार्ज Q। कोई स्मॉल सा चार्ज लाते हैं, इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बताओ किसी भी x डिस्टेंस पे किसी Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, हमें पता है कि इसका E पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि दोनों साइड में सिमेट्रिकल है, इनफाइनाइट है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाता है लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो जाता है, और ये कट के हो जाएगा सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ अगर ये Q मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस बिकम्स द फोर्स एट एनी गिवन डिस्टेंस r। तो x डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी लैम्डा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। यह है फोर्स, ठीक है। अब इसको dx डिस्टेंस इधर मूव कराते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस f टाइम्स dx। तो फोर्स कितना है, माइनस कैपिटल लैम्डा स्मॉल q बाय 2 पाई, तो ये du है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टाइम्स x इंटू dx। ये हो गया स्मॉल du, ठीक है। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है इन्फिनिटी से तक यहां तक लाने का, ऐसे कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो du का इंटीग्रल होगा u, ठीक है, du का इंटीग्रल होगा u, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, इसका इंटीग्रल होगा माइनस लैम्डा स्मॉल q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मैं ये नहीं बोल सकता कि एट इंफिनिटी माई पोटेंशियल इज जीरो, तो एट r माई पोटेंशियल इज v, ये हम नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना कंप्लीटली गलत होगा, बिकॉज इनफाइनाइट पे उसकी पोटेंशियल जीरो नहीं होती है। तो इसलिए हमने जेनरिक इंटीग्रल किया, तो पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय माइनस लैम्डा क्यू ln x बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये है इसकी पोटेंशियल की सिचुएशन। क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चन अगर आपको ये पोटेंशियल का फंक्शन पता चल गया तो वो आपसे ये पूछेगा, बताओ कि अगर एक पार्टिकल को अगर वो 8r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कोई Q चार्ज 8r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो बताओ, अच्छा सॉरी, ये जो है ये U आया था ऐसा, माइनस लैम्डा Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x प्लस c, तो ये तो पोटेंशियल फंक्शन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल इज ऑलवेज गिवन बाय U बाय Q, which becomes potential equals to minus lambda by 2 pi epsilon naught ln x के जगह पे अब r लगा देंगे, r डिस्टेंस पे, प्लस c फॉर एनी गिवन डिस्टेंस r। तो अब ये बताओ कि ये r डिस्टेंस से अगर ये 8r डिस्टेंस से 2r डिस्टेंस पे आता है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे इसकी पोटेंशियल कितनी है। तो यहां की जो पोटेंशियल है दैट इज माइनस लैम्डा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टाइम्स ऑफ 8r प्लस सम c,
क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं पता तो वहां पे हमने 8 लिख दिया। और यहां का पोटेंशियल है माइनस लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टाइम्स ऑफ 2r प्लस c। सो दिस इज माय फाइनल पोटेंशियल, दिस इज माय इनिशियल पोटेंशियल। सो जो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, दैट इज यू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो माइनस लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टाइम्स ऑफ 2r, ठीक है, प्लस c माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टाइम्स ऑफ 8r और प्लस और माइनस c। तो माइनस c गेट्स कैंसल्ड आउट, यू आर लेफ्ट विथ लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 8r माइनस ln 2r। आपको पता है ln a माइनस ln b होता है ln 8r डिवाइडेड बाई 2r, ये कट गया तो ln 4। तो लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 4 इज द फाइनल आंसर, जो इसकी पोटेंशियल निकालने के काम आता है, पोटेंशियल वर्क डन निकालने के काम आता है। ठीक है, तो इतना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह का अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, वो आपसे कभी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है। सिंपली आप ऐसे समझो, इसको आप सीधे ऐसे लिख देना, लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर फाइनल। अगर और r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। अगर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते हो फॉर एनी क्यू चार्ज, अगर वो बोले 1 कूलम चार्ज के लिए तो 1 कूलम चार्ज, अगर वो पूछे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट का कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो रहा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्यू चार्ज इक्वल्स टू 1, क्यू इक्वल्स टू 1। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर इनिशियल बाय आर फाइनल। इतना कर दोगे तो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। इतना ही आसान होता है, इतना ही सिंपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालने को दे सकता है। तो अब देखते हैं कि इस टॉपिक का लास्ट डेरिवेशन, जो शायद आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक रिंग है, ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसे 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर हमने 3 डायमेंशन बनाया, ये रिंग पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मुझे इसके एक्सियल पॉइंट पे किसी भी x डिस्टेंस दूर और x डिस्टेंस दूर मुझे पोटेंशियल निकालना है कि व्हाट विल बी पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या करोगे आप? ठीक है, इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट नहीं करते। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट उससे इजियर मेथड है। देखो क्या होगा कि आप यहाँ पे एक dq एलिमेंटल सेगमेंट काट लो, dq, ठीक है, और ये रेडियस अगर कैपिटल R है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस विल बी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस पॉइंट का, इसकी वजह से स्मॉल पोटेंशियल dv विल कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये लिख सकते हैं dv इंटू 1/4 पाई dq बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, dv को टोटल इंटीग्रेट कर दो, dv जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से इंटीग्रेट नहीं हो रहा, इसके अलोंग इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, इसके अलोंग इंटीग्रेट हो रहा है। सो दैट विल गिव मी v, ठीक है, टोटल v। अगर dq 0 लेंथ है, अगर dq बहुत मतलब 0 ही है, तो पोटेंशियल विल बी 0। जब dq टोटल चार्ज q है, तो अगर आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट टर्म, 1/रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो बचा क्या? dq का इंटीग्रल।
तो डी क्यू का टोटल इंटीग्रल क्या बन के आ जाएगा, क्यू चार्ज टोटल, सो v इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज माई टोटल पोटेंशियल एट एनी गिवन डिस्टेंस x। तो ये इसका पोटेंशियल होता है और बस इतना ही आपको याद रखना होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2 ये था। जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, ये भी यही सेम वैल्यू देगा, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करो आपके पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है और उससे 2r डिस्टेंस दूर, 2r डिस्टेंस पे एक रिंग रखा हुआ है, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा और इसके ऊपर द टोटल चार्ज गिवन इज कैपिटल Q और ये रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। एक चार्ज को, सॉरी इसको ना 3r लेते हैं, ठीक है, 3r। तो यहां पे एक r डिस्टेंस है और यहां से एक r डिस्टेंस है और बीच में r डिस्टेंस है। तो अब ये बताना ये है कि एक Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें जो ट्रिक ये है कि इस पॉइंट का, लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तो इस पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट A, और इसको Q चार्ज से हटा दो, Q चार्ज जब ले आओगे तो उसको पोटेंशियल का डिफरेंस को Q से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आ जाएगा। इसलिए अब Q को भूल जाओ, पोटेंशियल एनर्जी को भूल जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट A इज इसका वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टाइम्स ऑफ r प्लस c विथ ए माइनस सिंबल प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर r स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज 5r स्क्वायर, तो रूट अंडर 5r। डायरेक्टली लिख दो ना, मतलब इतना सोचना थोड़ी ना, ठीक है। 2r का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो 2r का हो गया 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 5r स्क्वायर, तो रूट 5r स्क्वायर इज रूट 5r, ठीक है, ये आ गया। तो पोटेंशियल एट B कितना होगा, पोटेंशियल एट B इस पॉइंट का निकालना है, देखो माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टाइम्स ऑफ 2r प्लस c प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर, तो रूट 2r। अब इन दोनों को माइनस ही तो करना है, तो ये ln फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल पॉइंट है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मतलब आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब मैं उतने से स्पेस में नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके VA माइनस VB निकाल सकते हो, और VA माइनस VB को जब स्मॉल q से मल्टीप्लाई करोगे आपको पोटेंशियल एनर्जी, मतलब नॉट पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड, वो निकल आएगा उस पार्टिकल को A से B तक मूव कराने में। बट जस्ट मेक श्योर आपको VB माइनस VA निकालना, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो मैं कुछ सिचुएशन बता देता हूं, आप उनके ग्राफ्स को घर पे बनाने की कोशिश करना। अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर देखने को मिलेगा इनके ग्राफ्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज रखा हुआ है Q इस पोजीशन पे और एक Q इस पोजीशन पे,
ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2r, हर बार 2r ही होगा। तो इंफिनिटी से इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करेंगे तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ किस तरीके से होगा। ठीक है, कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बीच में कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना होगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए निकालना है। फिर दूसरा होगा Q माइनस Q के लिए निकालना है। ठीक है, और थर्ड हम करेंगे Q NQ के लिए निकालेंगे। फोर्थ Q माइनस NQ के लिए देखेंगे। फिर हम Q इस डायरेक्शन में अगर किसी पार्टिकल को लाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किस तरीके से चेंज होता है वो देखेंगे। अभी सारा का सारा डायग्राम इसके अलाउंग था, पार्टिकल्स का मूवमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर देखेंगे। फिर हम देखेंगे Q एंड माइनस Q की वजह से इसके अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या चेंज आता है। ठीक है, और फाइनली एक चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ कैसा होगा इस चार्ज अलोंग दिस लाइन। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल सबका, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी ग्राफ देखेंगे और पोटेंशियल का भी ग्राफ देखेंगे। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। ये जेई एडवांस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ग्राफ के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जेई मेंस में भी कुछ बेसिक लेवल ग्राफ्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक क्यू चार्ज को रख दोगे, ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज में अगर मैं इस डायरेक्शन से मूव करता हूं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ क्या होगा। आपको अगर ये डायग्राम्स ग्राफ नहीं बनाने आते तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप मेरे वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विक्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल, ये सारे के सारे कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। ठीक है, लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, देवराज का स्पेशली, कि मैं और रेगुलर वीडियो बनाऊं, बट एज थोड़ा सा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं बना पा रहा था। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर बनाता हूँ। मेरे एक वीडियो को बनाने में मतलब मुझे करीब 4 से 5 घंटे उसको प्रोडक्शन में लग जाता है, क्योंकि हर एक वीडियो को एडिट करना, ठीक है, और मैं अकेला करता हूँ, कोई और करता नहीं है मेरे साथ। ठीक है, तो वीडियोस रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करके आप लोगों के लिए लाना, ठीक है, और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वीडियोस होती हैं, HD क्वालिटी हो रही है, तो काफ़ी टाइम लगता है मशीन पे। ठीक है, बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। और सितंबर तक मैं आप लोगों का पूरा क्लास 12 के हर एक चैप्टर्स को, स्पेशली द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, उसको मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।